गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग सिलेबस लिखा चुके थे और इसके बाद ग्रुप सी हम लोगों का स्टैटिक्स चल रहा था, तो ग्रुप सी में भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लिए थे। तो अब प्लान कुछ इस प्रकार से है कि ग्रुप ए हम एडवांस कैलकुलस शुरू करेंगे और शनिवार रविवार वो ग्रुप सी हमारा स्टैटिक्स चलेगा, जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो चुका था और डिस्कस हो चुका था। एक चैप्टर कैटनरी चालू किए थे, तो एडवांस कैलकुलस चलेगा और ये फिक्स है कि इस मंथ तक में हमारा एडवांस कैलकुलस ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा और ग्रुप सी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ ग्रुप बी स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद फिर साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे पेपर 4 भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि सिलेबस पूरा जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पार्ट 1 के एग्ज़ाम में डिले हो सकता है, पार्ट 2 एग्ज़ाम में डिले नहीं होगा। सिलेबस एक बार पीछे जब हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेबस मेंटेन करने में। तो ये बात तय है कि डिले हो सकता है पार्ट 1, लेकिन आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 का एग्ज़ाम कोई भी डिले नहीं होगा, सब समय से पहले होगा अपने सिलेबस ईयर को, सत्र को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एडवांस कैलकुलस में, जहाँ से शुरू होता है हम लोग वहाँ से करते हैं। आइए एडवांस्ड कैलकुलस, ये हमारा ग्रुप कितना था बताइए? ग्रुप ए। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक पहले देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक। इसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में टॉपिक क्या क्या होगा वो देख लीजिए। पहला टॉपिक होगा कंटिन्यूटी, दूसरा टॉपिक होगा डिफरेंशियबिलिटी, तीसरा होगा सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी और 4 होगा हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखिए ये चीज़ें, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ वो सारा चीज़ तो प्रॉब्लम चलेगा ही। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये चीज़ों में हम लोग कुछ चीज़ पढ़े थे पार्ट 1 में, 11th में, 12th में। 11th में तो सिर्फ लिमिट पढ़े थे, समझिए। इसके बाद बाकी काम कर लीजिएगा, साथ ही साथ समझना ज़्यादा मेजर करता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप पार्ट 1 में जो पढ़े थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इधर आ जाइए, आप तो आपको दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहे हैं। आप इधर ही, यहाँ से आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ से दिख रहा है, चलिए नीचे हो जाए, थोड़ा सा बगल हो जाए, ठीक। तो आप जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो पढ़े होंगे पार्ट 1 में, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ वहाँ जो आप पढ़े होंगे वहाँ 2 थ्योरम था और एक तीसरा थ्योरम जो बताए थे आपको, तो वो ये कह के बताए थे कि ये पार्ट 2 में भी पूछा जाता है और पार्ट 1 में भी पूछा जाता है। पार्ट 1 में एक बार पूछा गया था, अब ये हम कैसे कहते हैं कि वो मिस्टेक से पूछा गया था? मिस्टेक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिलेबस में था। और जितना भी थ्योरम आपके बुक में रहेगा, पार्ट 2 के बुक में 4-5 थ्योरम, 6-7 थ्योरम एक्स्ट्रा है। बुक की बात कह रहे हैं, सिलेबस की, पूरी सिलेबस की बात। और जो प्रॉब्लम होगा आपका, जो पार्ट 1 में प्रॉब्लम था सेम उतना ही प्रॉब्लम होगा। 2 टाइप का प्रॉब्लम, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है यहाँ पे कुछ अधिक होगा।
तो यानी कि 4, 5, 6 थ्योरम एक्स्ट्रा होगा और कुछ प्रॉब्लम होगा जो आपका पार्ट 1 से पार्ट 2 में आने के बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, समझ गए होंगे। और इसके बाद ये दोनों चीज़ के बारे में वहीं से आ गए, सिक्वेंटली कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये दोनों का सिर्फ डेफिनेशन यूज होगा और कुछ प्रॉब्लम आएगा, बाकी सब कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। डेफिनेशन और प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज़ वही प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़े थे, प्लस के साथ कैसे कंटिन्यूअस होता है, यदि कोई एक पार्ट कंटिन्यूअस है दूसरा और डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वही सब प्रॉब्लम जो पढ़ते हैं तो उसी का प्रॉपर्टीज़ होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं शुरू से। कंटिन्यूटी के बारे में बताए थे कि कंटिन्यूटी हमको यदि किसी भी फंक्शन का पता करना हो तो दिए हुए फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाते हैं, जैसे आप क्लास 10th में ग्राफ बनाते होंगे, तो वो चीज़ हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। यदि उस फंक्शन का ग्राफ कहीं 2 पॉइंट के बीच या एक इंटरवल के बीच, दूसरा भाषा में समझिए, यदि हम ग्राफ ड्रॉ किए तो ये इसका इंटरवल कहलाता है और ये 2 पॉइंट कहलाता है। यदि इस फंक्शन का ग्राफ कहीं पे टूटता नहीं है, स्किप नहीं करता है, नो ब्रोकन बिटवीन 2 पॉइंट्स और एन इंटरवल, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन आवर इंटरवल और बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको अपने एक इंटरवल में या 2 पॉइंट के बीच में, समझ गए होंगे कंटिन्यू। अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग डेली लाइफ से देखें कि ये कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। अमूमन जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई एक ट्रेन चल रही है, किसी एक स्टेशन से चलना शुरू की और वो रेगुलर दूसरे स्टेशन तक चलती रह गई, तो वो फंक्शन के वो आप कंटिन्यूअस समझेंगे। अच्छा, ए पेन यदि आप स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना और बिना उसको उठाए आप एक फिक्स पॉइंट तक गए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। ये तो आपके आसपास की चीज़ें हो गई। थोड़ा सा और डीप में जाना चाहें तो जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पंप होने वाला हमारा हार्ट जन्म के साथ शुरू होता है और अंतिम मृत्यु में ख़त्म होता है। तो यानी कि हमारे दिल का धड़कना, हमारे हार्ट का पंप करना भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कंटिन्यूटी का। आप अब इसको देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को आप हॉस्पिटल में अमूमन देखा करते होंगे, वेब में देखा करते होंगे। और इसी तरह के चीज़ों से हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं कि कोई एक कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो वो फिगर भी ड्रॉ हम यहाँ से कर सकते हैं कि ये हॉस्पिटल, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये कहाँ दिखता है। हाँ, तो वो यदि ऐसे चलते चलते यदि रेगुलर सीधा हो जाए तो ये डेंजरस कंडीशन माना जाता है। डॉक्टर्स इसे डेंजरस कंडीशन मानते हैं कि ये कोमा में पहुंचने वाले हैं, समझ रहे हैं। कभी टूट जाए तो डिसकंटिन्यूअस हो गया और इस तरह का चीज़ है। तो इस तरह का चीज़ जब होता है तो उसको मैथमेटिक्स कांस्टेंट फंक्शन कहती है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हुआ कि वो अप डाउन नहीं हो रहा है, मतलब फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है। ये तो कंटिन्यूटी की बात हो गई। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, तो डिफरेंशियबिलिटी को भी आप समझें। अब इसके एग्जाम्पल में आपका काम नहीं आने वाला है, ट्रेन का एग्जाम्पल और एक बॉल पेन का एग्जाम्पल काम में आने वाला नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी समझिएगा आप, तो ये एक ग्राफ है हमारा और इस ग्राफ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इस ग्राफ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट समझते हैं, स्पर्श रेखा, जब ये आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आप क्लास 10 से भी पढ़े होंगे कि किसी भी कर्व पर खींचा गया टेंजेंट एक और एक सिर्फ एक बिंदु पर टच करता है और वो जब एक बिंदु पे टच करता है तो एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल विथ टेंजेंट, इसको पहचानते हैं, क्या नाम है इसका, टेंजेंट। साइन, कोसाइन और टेंजेंट, जिया, कोजिया और स्पर्शजिया, इसको हिंदी में स्पर्शजिया कहते हैं।
जब ये एंगल इस tan के शॉर्ट फॉर्म के साथ चला जाता है तो यही इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये एंगल बताता है, और इट इज़ डिनोटेड बाय dy बाई dx, जो आप क्लास 11 से पढ़ना शुरू किए थे। तो dy बाई dx ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब बातों को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा कि ये डिफरेंशिबिलिटी क्या है। एबिलिटी मतलब होता है लायक, और डिफरेंशिएशन मतलब होता है क्या, अवकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन। हमको भी कुछ कुछ हिंदी आता है। तो ये जब आप देखेंगे डिफरेंशिबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन करने योग्य है, तो इस चीज़ों को हम लोग कैसे समझते हैं कि किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है उसका टेंजेंशियल देखें उस पॉइंट पर, उस एंगल के लिए यदि वो डिफाइंड हो जाए तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और यदि ये डिफाइंड नहीं होता तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। समझ रहे हैं बात पर? अच्छा, इसके साथ ही हम लोग जब अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो आप 11th में पढ़े होंगे, यही निकाल लेते हैं सारी बातों को, रॉलेस थ्योरम, लेग्रांजेस थ्योरम, 2 थ्योरम पढ़े होंगे 12th में। वहाँ पे जब पढ़े होंगे तो लिखे होंगे कि ए फंक्शन एफ एक्स which is defined in closed interval AB, and first fx is continuous in closed interval AB and fx is differentiable in open interval AB। अब वहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार होता है 12th में, वाई ओपन इंटरवल ए बी। किसी को कुछ मालूम है कि आखिर ये डिफरेंशिएबल वर्ड के साथ हम लोग ओपन इंटरवल 12th में क्यों लगा देते थे? हाँ, बात ठीक है, हम बात समझ रहे हैं, आप ये समझ जरूर रहे हैं कि यदि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट यदि मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट बी है, तो हमको ये पॉइंट नहीं लेना है, ओपन है। तो ये बात तो इजी समझ रहे हैं, हम भी जानते हैं। तो आखिर यहाँ पे डिफरेंशिएबल में ऐसा क्यों लेते हैं? अभी तुरंत एक बात आप बोले थे कि कोई भी टेंजेंट किसी भी कर्व के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक एक बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा यूनिक होता है। हाँ, यदि आप इस पॉइंट को मेजर करेंगे तो देखिए यहाँ यूनिक नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ एट दैट पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ एट दैट पॉइंट, देयरफॉर वी एज्यूम ओपन इंटरवल ए बी। समझ में आ गया बात? समझ में आया? तो ये चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो गई। बाकी टेंजेंशियल वगैरह समझ गए। सिक्वेंटली कंटिन्यूटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रॉब्लम भी आता है, और इस पर प्रॉब्लम आएगा कि रेशनल इरेशनल से रिलेटेड, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेस्ट प्रॉब्लम आता है। 3-4 प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम आपके बुक में होगा, और कुछ एग्जाम्पल अपने मन से भी हम देंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप और अच्छे से तब समझेंगे जब आपको ग्रुप बी में रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। 11th में भी पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वहाँ पे सीक्वेंटली कंटिन्यूअस होगा। इसके डेफिनेशन के बारे में कहा यह जाता है कि फॉर ईच सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए नंबर ए, यानी कि जितना भी सीक्वेंस होगा वो ए पर ही कन्वर्ट करेगा, सच दैट, इस प्रकार से कि फंक्शन लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू ए एन इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एफ ए एन, फंक्शन ऑफ ए एन। ये जो सीक्वेंस ए एन है, ये सीक्वेंस है। तो ये आप कुछ कुछ इस टॉपिक में समझेंगे, और बाकी अगले मंथ जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बी सीक्वेंस एंड सीरीज रियल एनालिसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट 3 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई दिक्कत? आइए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कंटिन्यूटी तो समझ गए ना? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक समान एकदम। हाँ, जैसे प्लेनेट्स का अपने पाथ पर चलना,
अपने पाथ पर प्लैनेट्स का चलना, समझ रहे हैं। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स x1 एंड x2, देयर क्रॉस एप्सिलॉन देयर क्रॉसपॉन्डिंग देयर ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा। डेफिनेशन इस पर हम लोग पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो जान ही रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसा यूज़ होगा। अच्छा, इसी के साथ एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमको याद भी आ गया, प्लैनेट्स का नाम लिए तो याद आ गया। पीस वाइज कंटिन्यूअस क्या होगा? पीस वाइज कंटिन्यूअस यूज होगा। यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, वो पार्ट 3 में है। तो हम सोच रहे हैं कि जब इतना चीज़ बता ही दिए तो पीस वाइज कंटिन्यूअस पे भी चर्चा कर दें। पीस वाइज कंटिन्यूअस, क्योंकि पीस वाइज आपके थ्योरम में यूज होगा। पीस वाइज कंटिन्यूअस वर्ड यूज होता है, लेकिन उसका डेफिनेशन आपका सिलेबस में भी नहीं है, यूज भी नहीं होता है। और अब लिखाते वक्त लिखा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पूरे बुक के सिलेबस में नहीं है, अपने मन से हम नहीं बोल रहे हैं, आपके बुक के पार्ट 2 के बुक में ही नहीं है। पीस वाइज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वर्ड समझ गए। पीस वाइज मतलब टुकड़ा करके। जैसे देखिए, सुबह होना, दिन का होना, एक इंटरवल में सुबह होते रहता है, और जो सुबह सुबह हो गया है ये शाम तक सुबह ही रहेगा, मतलब एक तरह से ये दिन रहेगा, सनलाइट रहेगा। और फिर अगले दिन वो 6 बजे सुबह होगा और 6 बजे शाम में शाम हो जाएगा। समझ गए? जैसे कि हम ये समझे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है, और फिर एक इंटरवल लेकर के फिर कंटिन्यूअस है, फिर एक इंटरवल लेकर के एक फिर कंटिन्यूअस है, एक फिर इंटरवल लेके ये फिर कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है, और ये पीस वाइज कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, एक बात बताइए, ध्यान दीजिए, यदि यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसको फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में, थ्योरम का भी बैकग्राउंड थोड़ा सा साथ में बना लें, इसको यदि फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, तो बताइए ये छोटे छोटे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। थ्योरम में यूज करेंगे, लेट ए एंड बी बी यानी इंटरवल लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे x1 x2 x3 x4 में। अब हम आपसे पूछेंगे इंटरवल ए x1, बताइए इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? x1 और x2 में इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं है? इस तरह का एक थ्योरम भी बताए थे पार्ट 1 में बताए थे। तो 12th में थ्योरम नहीं था इस तरह का। तो चलिए आइए अब हम इस पे इंट्रोडक्शन, हाँ उस तरह का रॉलेज थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम था, थ्योरम नहीं था, प्रॉब्लम था। हाँ, तो आइए हम लोग अब इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उस पर कहाँ जा रहा है? तो वो सारे चीज़ को लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, सुन के लिख सकते हैं तो स्पीड लिखिएगा। कैलकुलस इज that branch of applied mathematics in which we study about continuity, differentiability, differentiation and their application of one या more than
one variable. Present time calculus is the backbone of the mathematics as well as sums. Actually, by the help of continuity, we investigate the graph of the function broken or not between two points or an interval, and by the help of differentiality, we calculate the slope of the tangent at a point on the graph. ठीक है। कैलकुलस गणित के अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स की वह शाखा है। अप्लाइड और प्योर में अंतर पता है? अप्लाइड मैथमेटिक्स, हाँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स जो आपका है वो फिलॉसफी से इनोवेटेड है, ठीक है, जितना तक लिखे ठीक है, समझ लीजिए। अप्लाइड ये मैथमेटिक्स जो है ये फिलॉसफी से ही इनोवेटेड है। यानी कि फिलॉसफी का मतलब वही होता है जो हम लोग बातचीत करते हैं और जो आपसी रिलेशन होता है, जो प्रकृति में घटना घटित होती है, उसको जो हम लोग परिचर्चा का वो जो माध्यम बनता है कोई घटना, उसको जब हम लोग फिलॉसफी में अटैच करते हैं, ठीक है, और जब उसको मैथमेटिकल रूप दिया जाता है तो वह दो प्रकार की चीज़ों में बदल जाता है।
पहला बदलता है अप्लाइड में और दूसरा बदलता है प्योर में। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल भी हमेशा देखते हैं कि सिक्के का उछालना फिलॉसफी है, एक क्या है, बातचीत कर रहे हैं, सिक्के को उछाल दिए, फिलॉसफी है। और सिक्के को उछालने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी फिलॉसफी है, हम बोल देंगे हेड आएगा भाई, कोई बोल देगा टेल आएगा भाई। तो ये तो एक फिलॉसफी है हम लोगों के बीच में जो एक चर्चा होती है, लेकिन उसको हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ लेते हैं। गेट ऑफ चांस, कितने चांस होगा कि हम हेड को प्राप्त करें और कितना चांस होगा कि टेल को प्राप्त करें। इसी के आगे आप थोड़ा सा बढ़ें, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे वो आपका कहलाता है फज्जी सेट। वहाँ भी होगा कि यदि कोई आदमी रूम में है तो उसका रिजल्ट 1 होगा प्रोबेबिलिटी से, और रूम में नहीं है तो उसका रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन यदि आदमी दरवाजे पे खड़े हैं तो अब कितना परसेंट वो रूम में है और कितना परसेंट वो रूम से बाहर है, अब उसको पॉइंट में देखेंगे, जिसको डिवाइड, जैसे डिवीज़न में 1/2, हाफ 0.5, आधा रूम में आधा बाहर, समझ रहे मैं। तो इस तरह की चीज़ें अब मॉडर्न मैथमेटिक्स में आ गई। तो वो था क्या, फजी सेट। अब देखिए राम इज हस्बैंड ऑफ सीता। अब ये तो एक फिलॉसफी है, आपसी बर्ताव का बातचीत है कि ये उसका पति, वो उसकी पत्नी, वो उसका भाई, वो उसका एक रीजनिंग है एक तरह से। अब इसको हम लोग रिलेशन में पढ़ लेते हैं कि राम इज रिलेटेड टू सीता, दिस रिलेशन क्या कहलाएगा, हस्बैंड। ये हस्बैंड का रिलेशन कहलाया। क्या ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक में होता है यदि ये इससे रिलेटेड है तो उसी रिलेशन से ये इससे रिलेटेड होना चाहिए, कभी नहीं होगा, क्योंकि सीता कभी हस्बैंड राम की नहीं हो सकती। तो ये फिलॉसफी था, लेकिन इसको हम लोग कहाँ पढ़ लिए, रिलेशन में पढ़ लिए। तो ये हमारा प्योर मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स में आ गया। अब प्रश्न उठता है कि प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है। तो प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड में अब धीरे धीरे दूरियां कम होने लगी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंसेस है। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है, वो फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड वर्क होता है उस पर। यानी कि थ्योरेटिकल बेस्ड जब हम लोग वर्क करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ फार्मूला निकलेगा, और उस फार्मूला से जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे तो वो अप्लाइड हो जाएगा। तो प्योर मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि वो थ्योरेटिकल बेस्ड वर्क जहाँ होगा वो प्योर मैथमेटिक्स। अब बताइए, तो आप मॉडर्न अलजेब्रा पार्ट 2 में, पार्ट 1 में पढ़े होंगे, वो थ्योरी बेस्ड था या फार्मूला बेस्ड था, थ्योरी बेस्ड था। लेट ए बी द इनवर्स ऑफ बी देन ए मस्ट बिलोंग्स टू ग्रुप जी, थ्योरी बेस्ड था, पूरा का पूरा थ्योरी चलता था कि वो एक दूसरे से कोरिलेट होता था, फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन, सेकंड लाइन टू थर्ड लाइन, थर्ड टू फोर्थ, एक दूसरे से थ्योरेटिकली रिलेट करता था। जबकि कोई प्रॉब्लम आप ट्रिगोमेट्री में, मैट्रिक्स में प्रॉब्लम बनाते थे तो फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन जो होता था वो न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते थे। तो डिफरेंसेस तो समझ गए होंगे। जैसे वेक्टर में भी देखें तो हम लोग क्या है, जब प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग वेक्टर में, तो वो कैसा होता है कि प्रॉब्लम बनाते हैं तो न्यूमेरिकल बेस्ड वन लाइन टू सेकंड लाइन अटैच होता है, लेकिन जब हम लोग कोई थ्योरम प्रूफ करते थे तो वहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड था, वैसा चीज़ नहीं था। तो अब वेक्टर को आप किस में रखेंगे, अप्लाइड में रखेंगे कि प्योर में रखेंगे? तो अप्लाइड में भी रहेगा और कुछ पार्ट उसका प्योर भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस दोनों के बीच, ऐसे वो अप्लाइड में ही जाएगा, लेकिन दोनों के बीच दूरियां धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। तो देखिए, कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी, इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं उस किसके बारे में स्टडी करते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन। डिफरेंशिएशन के बाद एक इंटीग्रेशन ऐड कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऐड कर लीजिएगा, एंड देयर एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोगों को, जैसे रेट ऑफ चेंज वो किसी बॉलून का,
उसमें जब हवा दे रहे हैं तो हवा देने का वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसके साइज़ में, समझ रहे हैं। जैसे कि कोई मोशन में है, जैसे हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे भी कि कोई बाइक यदि मोशन में है तो एक्सीलेटर किस मोशन से देंगे तो स्पीड किस मोशन से घटेगा। तो इस सारी चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। और फिर उसी में हम लोग ये वो ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल तक पढ़े थे। जब क्वेश्चन 2 जाएंगे आपके अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार, यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार, और किताब में चैप्टर 4 जब हम लोग पहुंचेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे कि वहाँ 2 प्रकार की चीज़ें, फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी निकालते थे। लेकिन जब चीज़ें ऐसी हो जाएगी एक्स वाई और हम यदि इस तरह का क्वेश्चन लिख देंगे तब अब इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन इस तरह के फंक्शन का निकालेंगे तो नाम बदल जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा। और इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रयोग हम लोग किए थे, कहाँ किए थे? नहीं, 12th में तो डबल डेरिवेटिव था भी नहीं। पार्ट 1 के वेक्टर में हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ किए थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। याद यदि हो कुछ प्रॉब्लम यदि आप लोगों को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो डिफरेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्या हो जाता था? कांस्टेंट हो जाता था। ये 2x ये कांस्टेंट हो जाता था, 3y x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था, यानी कि 2x प्लस 3y हो जाता था। और जो ये डी एफ एक्स वाई अपॉन डी वाई होता था तो ये 2y हो जाता था, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह वर्क करता था, ये 2y प्लस 3y इंटू 3x इंटू 1, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वेक्टर में एकदम सेम टू सेम। इस तरह का बहुत सवाल सॉल्व किए थे, लगभग बुक का मैक्सिमम सब कर दिए थे, 2-4 छूट गया होगा कभी तो वो अलग बात है। तो ये मोर देन वन वेरिएबल 3 के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर में पढ़ेंगे। कैलकुलस, प्रेजेंट टाइम कैलकुलस इज द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स एज वेल एज साइंस। जनरल सी बात है, आपको साइंस जब आप बायोलॉजी में जाएंगे, मेडिकल क्षेत्र में आप जाएंगे, एरियाज में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे चाहिए कंटिन्यूटी रेट ऑफ हार्ट पल्स 90/60 वगैरह। इसके बाद आपका बीपी किस हिसाब से है, आपका ब्लड शुगर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है पिछले 2 दिन से, आपका डेली टेस्ट होगा। जैसे वो टेस्ट होता था डेंगू वाला, डेली टेस्ट होता था कि आपका वो क्या चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिसके बारे में टेस्ट होता था। डेंगू होने के बाद क्या चीज़ घट जाता था? वाइट ब्लड सेल्स नहीं, वाइट ब्लड सेल्स नहीं, वो प्लेटलेट्स, सॉरी बायोलॉजी का वर्ड है तो थोड़ा सा, प्लेटलेट्स। तो किस रेट से आपका प्लेटलेट्स बढ़ता है उस हिसाब से डोज दिया जाता था दवाई का। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलस से ही रेट ऑफ चेंज बताता है प्लेटलेट। और फिर ब्लड का आपका सर्कुलेशन कैसा है, तो बायोलॉजी में यूज़ हो गया। फिजिक्स में भी रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड कि कितने दिनों के बाद क्या होगा,